हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्लान। जैसे हमने पिछली क्लास में कवर किया था यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें हमने कवर किया था लोकसभा, राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कवर किया था जैसे लेजिस्लेचर क्या होती है, जो कानून बनाते हैं। फिर होती है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। फिर होती है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। तो हमने अभी तक क्या कवर किया है? हमने अभी तक लेजिस्लेचर कैसे, जैसे यूनियन लेजिस्लेचर होता है, और स्टेट का लेजिस्लेचर होता है। तो यूनियन में हमने क्या देखा था? इसमें होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेचर में हमने देख लिया है अभी तक विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। जैसे मैंने बताया कि जो विधानमंडल होती है ये कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे 10% का हमने रिजर्वेशन दिया ओबीसी को, तो अब ये जो कानून, ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये जो कानून बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल। अब उसको जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो दिया जाएगा, ये लागू किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का काम होता है कोई भी कानून बने हुए को इम्प्लीमेंट करना यानी कि लागू करना। तो इसमें भी होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि राज्य की भी कार्यपालिका होती है और केंद्र में भी राज्यपालिका होती है। तो हमें देखना होगा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है ये किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, मतलब ये कौन कौन से अंग हैं। तो इसमें पहले होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। फिर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। फिर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि मंत्री परिषद। एंड देन अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन होते हैं? ये एक अलग से टॉपिक है कि ये होते हैं जो भी सरकार के केस होते हैं उन्हें जो लड़ते हैं। सरकार तो डायरेक्टली कोई सरकार एक पर्टिकुलर आदमी नहीं है, तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक एक पद है। तो ये इसका काम होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होते हैं उनको लड़ना, ये महान्यायवादी का काम होता है। तो मैंने कहा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के कितने अंगों से मिलकर बनी होती है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड अटॉर्नी जनरल। तो ये इसके पार्ट्स हैं। तो आज हम इसी को करेंगे। इसमें हम करेंगे प्रेसिडेंट। हम देखेंगे प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कितना टर्म होता है, किसे प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है और किसको नहीं। तो हम बात करेंगे पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति किन किन आर्टिकल्स में कवर है? तो आर्टिकल इसके जो है मेन आर्टिकल है, इसके आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। मीन्स कि भारत में एक राष्ट्रपति होता है, भारत में एक राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 52 ये कहता है। इसके थोड़े से बेसिक्स हम करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। ये जो हमारी 3 फोर्सेस होती हैं, इसका सुप्रीम हेड किसे बोला जाता है? जैसे हेड ऑफ फोर्सेस में कौन कौन सी 3 फोर्सेस होती हैं हमारी? आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। तो इनका जो हेड होता है ये कौन होता है? राष्ट्रपति।
ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एसएससी वगैरह में कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि किसे प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं। तो योग्यताएं आर्टिकल 58 कहता है, योग्यताओं की बात करता है, क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं, तो इसमें कहता है कि पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट कि दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कहता है कि उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और जो ये व्यक्ति है वो कम से कम लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस रखता हो, मींस दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा के बनने के लायक उसकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट मिल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि क्या जो प्रेसिडेंट के जो क्वालिफिकेशंस है उस पर एक व्यक्ति जो कि लोकसभा के इलेक्शंस, जो कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, उसे राष्ट्रपति है की योग्यता में इंक्लूड किया है। तो याद रहे कि लोकसभा का मेंबर की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मैंने पिछली क्लास में आपको लोकसभा की क्वालिफिकेशंस बता दिए, एक बार वो देख लेना। फोर्थ है कि ये जो पर्सन है ये लाभ के पद पर ना हो, मीन्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसने हेल्ड ना किया हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड ना किया हो। तो ये 4 क्वालिफिकेशंस हुई। क्वालिफिकेशंस का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 58 कहता है कि किसी भी पर्सन जिसकी आयु 35 वर्ष हो, जो भारत का नागरिक हो, जो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए क्वालिफाइड हो, मीन्स पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। एंड फोर्थ पॉइंट इज ही शुड नॉट हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसने कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया हो। तो ये होगी क्वालिफिकेशंस की बात। अब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्वालिफाई है तो अब ये इसका इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो आर्टिकल 54 कहता है, दिस आर्टिकल 54 टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने कहा कि ये इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली कैसे होता है, तो इसमें इलेक्टेड मेंबर, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके द्वारा चुनाव किया जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस एमएलएस, जो कि एमएलएस कहाँ होते हैं, विधानसभा में। पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, मैं बात कर रही हूँ ओनली इलेक्टेड और यहाँ पे भी इलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित सदस्य जो चुनाव होकर आए हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड। यहाँ पे नॉमिनेटेड सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ध्यान रहे। और मैंने जब बात की थी स्टेट के लेजिस्लेचर की, तो मैंने बात की थी कि स्टेट में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो ध्यान रहे यहाँ पे विधान परिषद पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करती है, वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। यहाँ पे उस विधान परिषद के कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन
राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं करता है, तो इसमें ध्यान रहे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बस इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, ना कि मनोनीत मेंबर नहीं होते हैं। ये बहुत समझने वाली चीज है, आप इस पे ध्यान दें कि विधान परिषद में ना ही तो इलेक्टेड और ना ही नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट कोई भी नहीं करते हैं। तो ये बात हुई है इलेक्शन की। अब इलेक्शन का कराने का तरीका क्या है, इलेक्शन का मैनर क्या है, मतलब तरीका क्या है। तो इलेक्शन का जो तरीका है इसमें मैनर, इसमें आर्टिकल 55 कहता है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा। तो इसमें एक यूज किया जाता है एक मेथड जिसको बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत। इसके नाम से पहले देखो कि एक सिंगल यानी कि एक ट्रांसफर मतलब वोट ट्रांसफर होती है, वोट यानी कि मत, तो एक ही वोट ट्रांसफर किया। जैसे इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंसेस कैसे कि सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसको पढ़ते हैं कि हमने एग्जांपल लिया कि ए बी सी ये मेंबर्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है, इलेक्शंस में खड़े हैं ए और बी, और पी क्यू एंड आर ये मेंबर्स हैं जो वोट कर रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। तो जैसे पी प्रेफरेंस दे रहा है, अपनी प्रायोरिटी दे रहा है कि मैं पहली प्रायोरिटी जितने भी मेंबर्स खड़े हैं उनमें से बी को मैं पहली प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, दूसरे को ए को सेकंड और सी को थर्ड। इसी तरीके से क्यू ने पहली प्रायोरिटी दी है ए को, थर्ड दी है बी को और सेकंड दी है सी को। इसी तरीके से आर ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है सी को, सेकंड प्रायोरिटी दी है बी को और थर्ड प्रायोरिटी दी है। इस तरीके से इलेक्शन में इन्होंने अपनी प्रेफरेंस दी, एक इलेक्शन दिया। और ये ध्यान रखें कि ये सीक्रेट बैलेट से होता है। सीक्रेट बैलेट यानी कि जिस भी बैलेट पे तुम वोट दे रहे हो वो दिखाना नहीं होता है किसी को। जैसे एक बार भी करंट अफेयर में था कि एक मेंबर ने, एमपी ने वोट किया राष्ट्रपति के लिए और वो सबके सामने दिखा दिया, जो ये डिस्क्वालीफाई मीन्स कि उनका जो वोट था वो पूरी तरीके से गलत माना गया और उनका वोट काउंट ही नहीं किया। तो इसमें कौन सा बैलेट सिस्टम होता है, ओपन बैलेट ना होकर इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। हम दिखा नहीं सकते तुम किसको वोट कर रहे हो, और इसमें व्हिप भी नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो इन्होंने प्रेफरेंसेस दी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। अब हम काउंट करेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस में कितने वोट किसको मिले। पहली प्रेफरेंसेस का हमने देखा, और पहली प्रेफरेंसेस के जब वोट काउंट हुए तो हमने देखा कि ए को मिले 40% वोट पहली प्रेफरेंस में। मतलब पहले राउंड में लोगों ने जो ए को पसंद किया है वो 40% किया है, बी को किया है 30% और सी को किया है 20%, 20% किया। अब इस राउंड में देखा जाएगा कि किसको सबसे कम मिले। देखो पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, जब भी वो इसका इलेक्शन होता है तो 51% कम से कम वोट, वैलिड वोट है उनका 51% कम से कम वोट एक पर्सन को मिलनी चाहिए, तभी उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो 51% होना ज़रूरी है। जितने भी वोट डल रहे हैं उनमें से मैंने कहा वैलिड वोट्स का 51% एक व्यक्ति को मिलेगा तो हम उसे विनर घोषित कर देंगे। तो इसमें 50% तो किसी का भी नहीं हो रहा, 51%। तो अब हमने जब ये काउंट किया तो देखा कि 40 इसको मिले, 30 इसको। अब इसमें देखेंगे कि सबसे कम किसको मिला। जिसको भी सबसे कम मिला होता है सी को, अब उसको रेस से बाहर कर दिया जाता है, मतलब उसके वोट मतलब उसका नाम हटा दिया जाता है। अब बचे दो कैंडिडेट ए और बी। अब जितने वोट सी को दिए थे 20% लोगों ने, अब उनका जो वोट है ये ए और बी में डाला जाएगा। जिन भी लोगों ने सी को वोट दिया होगा उनकी सेकंड प्रेफरेंसेस दी जाएगी कि सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने किन लोगों को दिया। हो सकता है ए को दिया होगा, हो सकता है बी को। यहाँ तो हमने कम मेंबर्स लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो अब हम सेकंड राउंड में देखेंगे कि इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी, जिन्होंने सी को जिन्होंने भी वोट किया, इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी
होगी। अब उनको ऐड करेंगे हम। जब हमने ऐड किया और दोबारा काउंट किया तो हमने देखा कि इसको 12% इन्हीं का जो 20% है यही वाला पोर्शन इनमें डिवाइड होता है और यहाँ बचे 8%। तो यहाँ अब जो हुए हैं ये हुए हैं 52% और यहाँ हुए हैं 38%। और कितना हमें चाहिए जीतने के लिए? तो हमें चाहिए 51%। इसका मतलब कि ए हुआ यहाँ पे विनर। एक बार मैं जल्दी से फिर से रिपीट करती हूँ। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संगणनीय मत, इसमें क्या होता है कि एक ही वोट को यहाँ पे प्रेफरेंसेस दी जाती है। जो भी कैंडिडेट वोट करने आ रहा है यहाँ पे प्रेफरेंसेस देता है आउट ऑफ द कंटेस्टिंग मेंबर्स। जितने भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें से प्रेफरेंसेस दी जाती है। हमने एग्जांपल लिया ए और बी और सी यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हैं, पी क्यू आर यहाँ पे वोट देने के लिए खड़े हैं। तो इन्होंने अपनी प्रेफरेंस दी। इन्होंने कहा कि पी ने कहा कि मैं पहली प्रेफरेंस बी को देता हूँ, अगर बी नहीं बनता तो सेकंड प्रेफरेंस मेरी ए को जाएगी, थर्ड प्रेफरेंस मेरी सी को जाएगी। इसी तरीके से ये प्रोसीजर चला। जब हमने फर्स्ट प्रेफरेंसेस का टोटल किया तो हमें चाहिए था 51% वैलिड वोट का, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इतने दोबारा राउंड्स देखे। दोबारा राउंड जब ये सबसे कम वाले था, हमने इसको रेस से हटाते हैं। इसमें रेस से हटाया जाता है जिसको सबसे कम पहली प्रेफरेंसेस के वोट मिले होते हैं, और वो जो शेयर होता है ये फिर डिवाइड किया जाता है रिमेनिंग कैंडिडेट्स में, उनकी सेकेंड प्रेफरेंसेस देखी जाती है। इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि 51% वोट्स नहीं आ जाते। ये हमने बात की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक होता है हमने इलेक्शंस की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि ओथ कौन दिलाता है। हमने पहले बात कर ली कि कौन बन सकता है प्रेसिडेंट के लिए, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। फिर हमने बात कर ली कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। इलेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। यूपीएससी के मेंस में तो ये पूछा गया है पूरा कि क्या प्रोसीजर है। ये तो वर्ड्स में लिखना होता है, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें और इसको लिख भी सकते हैं आप। अब हम देखेंगे कि ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है। शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को सीजीआई के द्वारा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो, इन हिज एब्सेंस, अगर ये एब्सेंट हैं, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्हें ओथ दिलवाते हैं। तो हमने बात कर ली कि ओथ की। अब हम देखेंगे कि क्या इसका टेन्योर क्या होता है। टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है। टेन्योर 5 इयर्स होता है प्रेसिडेंट का। ध्यान रहे यूएसए में इसका टेन्योर होता है 4 इयर्स, मतलब कि हर 4 साल में प्रेसिडेंट बनते हैं। अभी 2020 में ही इलेक्शन होने वाला है यूएसए का, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यूएसए में 4 इयर्स का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, इंडिया में होता है 5 इयर्स का, और ये एक डिफरेंस हुआ है। अब हम बात करेंगे कि क्या 5 इयर्स से पहले एक प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो यस, कैसे? इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। ध्यान रहे, महाभियोग। इसकी कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं हम इस पे ध्यान देंगे। इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है? तो इम्पीचमेंट आर्टिकल है 61। आर्टिकल 61 में है महाभियोग। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट में होती है लोकसभा और राज्यसभा, तो जब भी एक प्रेसिडेंट को हटाना होता है, पहले ध्यान रखें कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है ये बस किसके लिए यूज किया जाता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के लिए। बाकी और किसी के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इन सब के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो
इसमें एक रेजोल्यूशन पास होता है, मैंने बोला कि एक रेजोल्यूशन पास होता है, रेजोल्यूशन। सपोज करो जिस भी सदन में, जिस भी हाउस में पहले रेजोल्यूशन इनिशिएट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, और जिसमें वो पास होके जाता है उसको बोलते हैं सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस। पहले किन ग्राउंड्स में इम्पीचमेंट किया जा सकता है, तो अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन वायलेट किया है, वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है राष्ट्रपति ने, तो इस ग्राउंड पे राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, मतलब कि उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। मैं बात कर रही थी कि जिस भी सदन में पहले रेजोल्यूशन आएगा, और ध्यान रखिए कि ये जो रेजोल्यूशन है किसी भी हाउस में आ सकता है, वेदर इट कैन बी लोकसभा और वेदर इट कैन बी राज्यसभा, मीन्स बोथ हाउस, मीन्स ईदर हाउस कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ इम्पीचमेंट। सपोज करो कि लोकसभा में इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुई, पहले ध्यान रखना है कि 1/4 जो मेंबर्स होंगे उसी हाउस के, जैसे लोकसभा में अगर हम इनिशिएट कर रहे हैं तो जो 1/4 मेंबर्स होंगे ये सपोर्ट करेंगे, ये बोलेंगे कि अब हमें प्रेसिडेंट को हटाना है। फिर 14 डेज का नोटिस जाता है प्रेसिडेंट को, 14 डेज का नोटिस जाता है प्रेसिडेंट को, इसमें बताया जाता है राष्ट्रपति को कि हम तुम्हारे अगेंस्ट ये मोशन लाने वाले हैं, ये रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, तो इसमें टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब ये 1/4 ने सपोर्ट किया उस रेजोल्यूशन को, ये जो रेजोल्यूशन होगा अब लोकसभा में पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जिस हाउस में ये इनिशिएट हुआ है उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 वहाँ प्रेजेंट हो और प्लस वोट भी करे, मतलब वहाँ पे उपस्थिति भी हो और वोट भी करे, तो इसका मतलब होता है ये होता है विशेष बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस ने बोला कि हाँ प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना चाहिए, उन्होंने रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव था उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया। अब ये हाउस भेजता है दूसरे हाउस के पास, यानी कि सेकेंड हाउस के पास। ये जो हाउस होता है ये एक इंक्वायरी कमेटी बिठाती है, इंक्वायरी कमेटी, ये क्वासी जुडिशियल का काम करती है, मतलब ये यहाँ पे एक प्रेसिडेंट को अपने आप को डिफेंड करने का एक मौका दिया जाता है कि उस पर जो भी चार्जेस लगे हैं उनके अगेंस्ट या उनके जो भी है वो अपनी सफाई दे सकते हैं। यहाँ इंक्वायरी कमेटी बुलाती है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट खुद ही जाए, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कौन हो सकता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो कि गवर्नमेंट के केसेस लड़ते हैं, तो यहाँ पे महान्यायवादी भी उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इंक्वायरी कमेटी में डिफेंड करने की डिफेंड के लिए प्रेसिडेंट को बुलाया जा सकता है, और प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि वो खुद ही जाए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव में कौन हो सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अगर इस हाउस ने भी बोला कि हाँ प्रेसिडेंट पे जो भी आरोप लगे हैं वो सही है, और इसी हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया है वो रेजोल्यूशन, तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे। इसमें अभी हमने रिसेंटली देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया है, तो हम उसमें भी डिफरेंसेस जानेंगे कि हमारे अमेरिका में कैसे एक प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है और इंडिया में कैसे। इसके लिए मैं अलग से एक छोटा वीडियो लाऊंगी, अभी नेक्स्ट में मैं बता दूंगी। तो ये हुई हमारे प्रेसिडेंट को हटाने के बाद। ध्यान रखिए कि अभी तक हमारे यहाँ कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया है, कोई भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है, ठीक है। ये हुई इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो हमने आज बेसिक्स की बात की है, अब हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होती है, और ये प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर्स हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।